आज है 2 जनवरी शुक्रवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हम बात करेंगे न्यूयॉर्क के नए मेयर द्वारा जेल में बंद उमर खालिद को लिखे गए खत की जिसने भारत में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। हम चलेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर जहां प्रशासन की लापरवाही और दूषित पानी ने कई हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया है। बात होगी एलन मस्क की टेस्ला को पछाड़कर दुनिया की नंबर 1 ईवी कंपनी बनी चीन की BYD की। और साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों शाहरुख खान और उनकी IPL टीम KKR भाजपा नेताओं के निशाने पर है। राजनीति से लेकर स्वास्थ्य और तकनीक तक हर खबर की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हरकारा। शुरुआत करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक विवाद से। न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर ज़ोहरान ममदानी ने जेल में बंद भारतीय कार्यकर्ता उमर खालिद को एक चिट्ठी लिखी है जिसने भारत में एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। ममदानी ने अपने हस्तलिखित नोट में खालिद से कहा है कि हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। इस मामले की जानकारी तब मिली जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता और खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने अमेरिका यात्रा के दौरान ममदानी से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने इसे भारत के आंतरिक मामलों में सीधा दखल बताया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कड़े शब्दों में कहा है कि भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और पूछा है कि हमारे लोकतंत्र और न्यायपालिका पर सवाल उठाने वाला ये बाहरी व्यक्ति कौन होता है। वहीं भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसे एक वैचारिक पैटर्न करार दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया है कि आखिर गंभीर आरोप साबित न होने के बावजूद खालिद को जमानत क्यों नहीं मिल रही। यह मामला अब सिर्फ एक खत तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसने राष्ट्रीय संप्रभुता बनाम मानवाधिकार की बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है लेकिन वहां की एक दर्दनाक तस्वीर ने स्वच्छता के दावों की पोल खोल दी है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से हैजा और उल्टी दस्त का प्रकोप फैल गया है। दैनिक भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस त्रासदी में अब तक करीब 15 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे दिल दहला देने वाली खबर 6 महीने के बच्चे अव्यान साहू की है जिसका जन्म 10 साल की मन्नतों के बाद हुआ था। अव्यान की दादी ने सरकार द्वारा दिए गए 2 लाख रुपये के मुआवजे को ठुकराते हुए कहा है कि पैसा उनके बच्चे को वापस नहीं ला सकता। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 2 महीनों से पानी में तेजाब जैसी बदबू आ रही थी और इसकी शिकायतें लगातार की जा रही थीं। मगर प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोता रहा। रिपोर्ट बताती है कि पेयजल पाइपलाइन के ऊपर एक शौचालय बना हुआ था जिससे सीवेज का पानी पीने के पानी में मिल गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे प्रशासनिक हत्या बताया है। वहीं भाजपा की अपनी ही वरिष्ठ नेता उमा भारती ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि यह घटना पूरे राज्य के लिए शर्मनाक है। महाराष्ट्र से खबर है जहां नए साल की शुरुआत एक ऐतिहासिक याद के साथ हुई। पुणे के पास भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी को विजय स्तंभ यानी जयस्तंभ पर लाखों की भीड़ उमड़ी। द वाया में अतुल होवाले की रिपोर्ट बताती है कि यह मौका था भीमा कोरेगांव की लड़ाई की 208वीं वर्षगांठ का। देश भर से अंबेडकरवादी अनुयायी उन महार सैनिकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे जिन्होंने 1818 में पेशवाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस बार की खास बात यह रही कि वहां संविधान और दलित साहित्य की किताबों की रिकॉर्ड बिक्री हुई। तमिलनाडु से आए छात्रों ने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक सभा बताया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच यह आयोजन शांतिपूर्ण रहा। आपको याद दिला दें कि 2018 में इसी दिन यहां हिंसा भड़क उठी थी जिसके बाद एल्गार परिषद का मामला सामने आया था। लेकिन इस साल का आयोजन अनुशासन और शिक्षा पर केंद्रित रहा। वहां मौजूद युवाओं ने कहा कि वे सिर्फ इतिहास याद करने नहीं आए हैं बल्कि अपने भविष्य को संवारने के लिए किताबें और विचार लेने आए हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक चिंताजनक खबर है। केंद्र सरकार ने वेतन संहिता के नए मसौदा नियम जारी किए हैं जिसने श्रमिक यूनियनों की नींद उड़ा दी है। टेलीग्राफ में बसंत मोहंती की रिपोर्ट के अनुसार नए नियमों में काम के घंटों की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है। अभी तक 8 घंटे की शिफ्ट का नियम है लेकिन नए ड्राफ्ट में ओपन एंडेड प्रावधान है। इसका मतलब है कि सरकार या कंपनियां जरूरत के हिसाब से दिन में 10 से 12 घंटे काम करवा सकती हैं। विशेषज्ञों को डर है कि निजी कंपनियां इसका फायदा उठाकर कर्मचारियों का शोषण कर सकती हैं। खास तौर पर गिग वर्कर्स और डिलीवरी बॉयज के लिए यह खतरनाक हो सकता है। श्रम अर्थशास्त्रियों का कहना है कि हफ्ते में 48 घंटे की सीमा तो ठीक है लेकिन अगर दैनिक सीमा नहीं होगी तो कंपनियां 4 दिन में ही 12-12 घंटे काम करवाकर बाकी दिन छुट्टी दे देंगी और ओवर टाइम देने से बच जाएंगी। यूनियनों ने मांग की है कि 8 घंटे के कार्य दिवस को स्पष्ट रूप से कानून में लिखा जाए ताकि कर्मचारियों की सेहत और सामाजिक जीवन पर असर न पड़े। विमानन क्षेत्र से एक चौंकाने वाली खबर आई है।
कनाडा के परिवहन नियामक ने एयर इंडिया को फटकार लगाई है। मामला एयर इंडिया के एक पायलट से जुड़ा है जो कथित तौर पर शराब के नशे में ड्यूटी पर पहुंचा था। घटना वैंकूवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की है, जहां कनाडाई पुलिस ने पायलट का ब्रीथलाइजर टेस्ट किया और वो फेल हो गया। ट्रांसपोर्ट कनाडा ने एयर इंडिया को चिट्ठी लिखकर इसे गंभीर मामला बताया है और 26 जनवरी तक जांच रिपोर्ट मांगी है। एयर इंडिया ने पुष्टि की है कि पायलट को तुरंत ड्यूटी से हटा दिया गया है और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। इस घटना के कारण वैंकूवर से दिल्ली आने वाली उड़ान में देरी हुई, क्योंकि एयरलाइन को आखिरी वक्त पर दूसरे पायलट का इंतजाम करना पड़ा। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब भारतीय विमानन नियामक डीजीसीए पहले ही सुरक्षा खामियों को लेकर एयर इंडिया पर कड़ी नज़र रख रहा है। यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से यह एक बड़ी चूक मानी जा रही है। भारत की जनसंख्या को लेकर एक बड़ा बदलाव आया है। स्क्रोल में सरोजिनी नादिमपल्ली का एक लेख बताता है कि भारत की प्रजनन दर अब 1.9 पर आ गई है, जो कि जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए जरूरी 2.1 के स्तर से नीचे है। इसका मतलब है कि भविष्य में भारत की जनसंख्या घट सकती है। लेकिन इस आंकड़े ने एक नई बहस छेड़ दी है। पहले चिंता थी कि आबादी बहुत ज़्यादा है, अब चिंता जताई जा रही है कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। दक्षिण भारत के कई राजनेता जैसे चंद्रबाबू नायडू और एम के स्टालिन अब लोगों से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कम आबादी के कारण परिसीमन के बाद उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। लेखिका का तर्क है कि इस पूरी बहस में महिलाओं के शरीर को सिर्फ एक साधन समझा जा रहा है। चाहे नसबंदी का दौर हो या अब ज़्यादा बच्चे पैदा करने का दबाव, हर बार महिलाओं की स्वायत्तता को नज़रअंदाज किया जाता है। जरूरत है कि प्रजनन के फैसले को महिलाओं का निजी अधिकार माना जाए, न कि कोई सरकारी लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आर्टिकल 14 ने एक अहम रिपोर्ट प्रकाशित की है। ये रिपोर्ट आफरीन फातिमा की है, जिनका खुद का घर 2020 में प्रयागराज में प्रशासन ने गिरा दिया था। आफरीन ने अपने दर्द को शोध में बदल दिया और 2019 से 2024 के बीच हुए ऐसे 53 मामलों का दस्तावेजीकरण किया है। उनकी रिपोर्ट बताती है कि यह कार्रवाइयां अक्सर दंगों या हिंसा के बाद एक खास समुदाय को सजा देने के लिए की जाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा 1208 घर हरियाणा में और 112 घर मध्य प्रदेश में तोड़े गए। आफरीन का कहना है कि प्रशासन बिना उचित नोटिस दिए और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ये कदम उठाता है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बावजूद ये सिलसिला थम नहीं रहा है। आफरीन ने बताया कि उनका परिवार आज भी उस सदमे से उबर नहीं पाया है और मलबे के बिना उन्हें अपना घर याद ही नहीं आता। ये रिपोर्ट सवाल उठाती है कि क्या न्यायपालिका इस राजनीतिक ट्रेंड पर लगाम लगा पाएगी। पूर्वोत्तर भारत से एक बड़ी खबर है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार अब अवैध प्रवासियों को सीधे बांग्लादेश वापस भेजेगी। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार शर्मा ने कहा है कि इसके लिए भारत और बांग्लादेश के बीच किसी नई संधि की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने 1950 के एक पुराने अधिनियम को फिर से सक्रिय कर दिया है। इसके तहत अगर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल किसी को विदेशी घोषित करता है तो उसे 1 हफ्ते के भीतर सीमा पार भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का दावा है कि पिछले 3 महीनों में 2000 लोगों को वापस भेजा जा चुका है और उनका लक्ष्य साल में 50,000 अवैध प्रवासियों को निकालने का है। यह नया कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले अवैध घोषित किए गए लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाता था, लेकिन अब उन्हें सीधे पुशबैक यानी वापस भेजने की नीति अपनाई जा रही है। मानवाधिकार संगठन इस प्रक्रिया पर नज़र बनाए हुए हैं कि कहीं इसमें वैध नागरिकों को परेशानी न हो। खेल के मैदान से विवाद की एक खबर जम्मू कश्मीर से है। मकतूब मीडिया के मुताबिक जम्मू में चल रहे एक क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान एक कश्मीरी खिलाड़ी फुरकान बट ने अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा लगा रखा था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत जांच के आदेश दिए हैं और खिलाड़ी समेत आयोजकों को तलब किया है। ये घटना जम्मू के केसीडोर मैदान की है, जहां जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग का मैच चल रहा था। ऑनलाइन विरोध के बाद पुलिस हरकत में आई है। यह मामला दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का असर अब स्थानीय खेलों तक पहुंच गया है और प्रशासन इसे लेकर कितना संवेदनशील है। आईपीएल और राजनीति का कॉकटेल एक बार फिर चर्चा में है। द टेलीग्राफ की खबर के अनुसार शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने पर भाजपा नेताओं ने तीखा हमला बोला है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल और नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान को निशाने पर लेते हुए उन्हें गद्दार तक कह दिया है। उनका कहना है कि जिस देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वहां के खिलाड़ी को करोड़ों रुपये देना गलत है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार करते हुए पूछा है कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ियों से इतनी ही दिक्कत है तो बीसीसीआई सचिव जय शाह ने उन्हें नीलामी पूल में शामिल ही क्यों किया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का आक्रोश चुनिंदा है, क्योंकि सरकार एक तरफ तो पाकिस्तान के साथ मैच खेलती है और दूसरी तरफ खिलाड़ियों को निशाना बनाती है। शिवसेना के संजय निरुपम ने भी शाहरुख खान को चेतावनी दी है।
यह विवाद अब खेल से ज़्यादा सियासी रंग ले चुका है। ऑटोमोबाइल जगत में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि चीन की कंपनी बीवाईटी ने एलन मस्क की टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन विक्रेता बन गई है। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक टेस्ला की बिक्री में 9% की गिरावट आई है, जबकि बीवाईटी की बिक्री में 28% का भारी उछाल आया है। चीन की इस कंपनी ने पिछले साल 22 लाख से ज़्यादा गाड़ियां बेची। इसका मुख्य कारण बीवाईटी की गाड़ियों की कम कीमत और बेहतर तकनीक मानी जा रही है। टेस्ला के लिए ये साल मुश्किलों भरा रहा है क्योंकि एलन मस्क का ध्यान ट्विटर यानी एक्स और राजनीति पर ज़्यादा रहा। विश्लेषकों का मानना है कि ईवी बाजार का केंद्र अब अमेरिका से हटकर चीन की तरफ जा रहा है। ये बदलाव वैश्विक व्यापार में चीन के बढ़ते दबदबे को भी दर्शाता है। सेहत से जुड़ी एक राहत भरी खबर है। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार वैज्ञानिक अब उस छिपे हुए दुश्मन का इलाज ढूंढने के करीब हैं जो हार्ट अटैक का बड़ा कारण है। इसे लिपोप्रोटीन कहा जाता है। यह एक तरह का बैड कोलेस्ट्रॉल है जो आनुवंशिक होता है, यानी खानपान या कसरत से ये कम नहीं होता। दुनिया की 20% आबादी इससे प्रभावित है। अब तक इसके लिए कोई दवा नहीं थी, लेकिन अब 5 नई दवाओं का अंतिम चरण का परीक्षण चल रहा है। नोवार्टिस और एमजेन जैसी कंपनियां ऐसी दवाएं ला रही हैं जो इस खतरनाक प्रोटीन को बनने से रोक सकती हैं। ट्रायल में देखा गया है कि ये दवाएं 80 से 100% तक जोखिम कम कर सकती हैं। कार्डियोलॉजिस्ट इसे एक बड़ी क्रांति मान रहे हैं। अगर ये दवाएं सफल रहीं तो लाखों लोगों को स्टेंट और बाईपास सर्जरी से बचाया जा सकेगा। उम्मीद है कि 2026 के अंत तक ये दवाएं बाजार में आ सकती हैं। पॉडकास्ट के अंत में एक सुकून देने वाली खबर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी के शपथ ग्रहण समारोह में राजनीति नहीं बल्कि कविता केंद्र में रही। प्रसिद्ध कवि कॉर्नेलियस ईडी ने वहां अपनी कविता प्रूफ पढ़ी। यह कविता आम लोगों के संघर्ष और उम्मीदों पर आधारित थी। ममदानी ने कहा कि ईडी के पास दुनिया के सच को बोलने का दुर्लभ उपहार है। कविता की कुछ पंक्तियां थी: न्यूयॉर्क आविष्कार का शहर है जहां आपकी किस्मत आपका इंतजार करती है और यह हमारा समय है। राजनीति के मंच पर साहित्य का ये सम्मान एक नई परंपरा की शुरुआत है। ये बताता है कि कड़वाहट के दौर में भी शब्द और भावनाएं लोगों को जोड़ने का काम कर सकती हैं। तो ये था आज का हरकारा पॉडकास्ट। उम्मीद है खबरों का यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इंदौर की जल त्रासदी से लेकर न्यूयॉर्क की कविता तक हमने कोशिश की कि हर जरूरी पहलू आप तक पहुंचे। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हरकारा अब व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर भी उपलब्ध है। सुनते रहिए हरकारा, शोर कम रोशनी ज़्यादा। नमस्कार।